हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप भी फरवरी से होने वाले एग्जाम में शामिल होने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल कहता है कि निषेचन क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि नर एवं मादा युग्मनजों के संलग्न होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर एवं मादा के जो युग्मनज होते हैं, जिसे हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं, उन्हें के आपस में मिलने की क्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। अब ये दोस्तों निषेचन के दो प्रकार होते हैं। पहला होते हैं अंतः निषेचन, तो दूसरा होते हैं बाह्य निषेचन। सबसे पहले अंतः निषेचन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के अंदर होती है और पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद जीव शरीर से बाहर निकलता है, उसे अंतः निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य तथा सभी जानवर में अंतः निषेचन होते हैं। उसके बाद में रहा बाह्य निषेचन की बात। तो दोस्तों बाह्य निषेचन उसे कहते हैं कि जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर से बाहर होती है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मछली अपने पेट में बच्चे को पैदा करके नहीं पैदा करती है, बल्कि मछली पानी की सतह पे अपने शरीर से अलग बच्चा को पैदा करती है, इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल कुछ में 21 कहता है कि आनुवंशिकी क्या है। याद रखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की लक्षणों, आनुवंशिकता एवं उससे कारण एवं क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही आनुवंशिकता कहा जाता है। फिर से सुनिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की लक्षणों, आनुवंशिकता एवं उससे कारण क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही आनुवंशिकता कहा जाता है। दोस्तों आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि समजात अंग किसे कहते हैं। आसान शब्दों में लिखिएगा, जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होती है किंतु वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों के संपादन करते हैं, उसे ही समजात अंग कहते हैं। यानी जीव में पाए जाने वाले वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना तो एक समान होती है लेकिन वातावरण के अनुसार अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, उसे ही समजात अंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद, पक्षी के पंख, ये सभी के सभी समजात अंग होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि मेंडल ने किस प्रकार से सिद्ध किया कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को लुप्त नहीं करता है। दोस्तों मेंडल ने लंबे मटर के लंबे और बौने पौधे के बीच में स्वपरागण कराया और स्वपरागण करके उन्होंने F1 पीढ़ी को विकसित किया। तो सभी के सभी पौधे लंबे दिखाई पड़े, किंतु F2 पौधे में के बीच में जब स्वपरागण कराया गया तब लंबे और बौने पौधे का जो अनुपात निकल के आया वो 3:1 आया। F1 पीढ़ी में पाया गया कि इस प्रयोग में यह निष्कर्ष निकला कि अप्रभावी गुण में कोई बदलाव नहीं होता है और वे लुप्त भी नहीं हो पाते हैं। अगला सवाल कहता है कि हैकल का पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है। दोस्तों हैकल नामक वैज्ञानिक ने पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय विकास में अपने जातीय विकास के इतिहासों को दोहराता है, किंतु उसके कुछ पद संक्षिप्त होते हैं और कुछ रूपांतरित हो जाते हैं। उसके बाद में कहता है लेमार्क का जैव सिद्धांत क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क का जैव सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। उसके बाद में आप सभी को रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि वातावरण का सीधा प्रभाव, और ये हमारा ये मूल टॉपिक हो गया। इसके बाद में लिखिएगा कि जीव की संरचना, कायिकी व्यवहार पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा शरीर के उपयोग एवं अनुपयोग, अंगों के कम या अधिक प्रयोग के कारण शरीर में जो परिवर्तन होता है उसे आपार्जिकता लक्षण भी कहते हैं। आनुवंशिक गुण से आप क्या समझते हैं। याद रखिएगा, माता पिता में पाए जाने वाले ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में संरचित होते हैं उसे ही आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे सवाल भी 2 नंबर में पूछे जाएंगे कि आनुवंशिक गुण से आप क्या समझते हैं। तो माता पिता में पाए जाने वाले ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में संरचित होते रहते हैं उसे ही आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण कहा जाता है।
अगला सवाल कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो याद रखिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग को जीन सर्जरी या पूर्ण योजना डीएनए तकनीक भी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन अथवा जीन का कोई भी खंड निकालकर दूसरे जीव में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से नए निर्मित जीवों को ट्रांसजेनिक जीव या आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव भी कहते हैं। और इसके बाद में ये सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी लड़का लड़की पैदा होने का क्या रीजन होता है, आसान शब्दों में समझाना होगा। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि मानव में 23 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 22 जोड़े क्रोमोजोम तो एक समान होते हैं और 23वां जोड़ा लिंग क्रोमोजोम कहलाता है। जो दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं XY और मादा में केवल X क्रोमोजोम होते हैं, तो वहीं में नर में केवल XY क्रोमोजोम होते हैं। X क्रोमोजोम से जब संयोग करता है नर और मादा का गुणसूत्र तो पुत्री का जन्म होता है, किंतु नर का Y क्रोमोजोम मादा के X क्रोमोजोम से संयोग करता है तो पुत्र का जन्म होता है। आसान शब्दों में जरा हम फिगर के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्त्री में X और X क्रोमोजोम पाए जाते हैं, तो वहीं पे पुरुष में X और Y क्रोमोजोम पाए जाते हैं। जब जनन के दौरान यानी सेक्स करने के दौरान जब स्त्री का X क्रोमोजोम और मादा के X क्रोमोजोम से यदि संयोग करता है तो वहाँ पे पुत्री का जन्म होता है। जब स्त्री का X क्रोमोजोम मादा के Y क्रोमोजोम से संयोग करता है तो वहीं पे पुत्र का जन्म होता है। इस प्रकार से मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 28 कहता है कि कायिक प्रवर्धन से आप लाभ क्या क्या होता है वही बताना होगा। तो देखिए कायिक प्रवर्धन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। उसके बाद में आप सभी को रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि कायिक प्रवर्धन द्वारा ऐसे पौधे की जातियाँ को कायम रखा जाता है जिसमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। उदाहरण के लिए ये गन्ना, केला, आलू इत्यादि ये सभी के सभी पौधों में प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। इसे कायिकी प्रवर्धन के द्वारा पौधे की जातियों को कायम रखा जाता है जिससे ये लुप्त ना हो सके। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा कम समय में पौधे तैयार हो जाते हैं। इस कायिक प्रवर्धन के द्वारा समान जीन संरचना वाले पौधे उगाए जाते हैं। इन कायिकी प्रवर्धन के द्वारा पौधों में शुद्धता कायम रहती है। ठीक है जी।